नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं अभिषेक शर्मा। आज आपके लिए इस वीडियो में 4-5 ऐसे मुद्दे हैं जो आपकी, चाहे वो काउंसलिंग प्रक्रिया हो, चाहे वो परीक्षा हो वर्ग 3 की, इससे संबंधित या आने वाले जितने भी एग्जाम मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, उन सभी से ये वीडियो संबंधित है। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखें, ध्यान से सुने और आपके जो भी डाउट या क्वेरी रह जाते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर कुछ ऐसे दोस्त हैं जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में खास तौर पर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, नोटिफिकेशन आने से लेकर जब तक उसकी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती, पूरा कवरेज किया जाता है, पूरी अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम खास तौर पर MPTET वर्ग 1 एवं वर्ग 2 की जो काउंसलिंग है उसकी, वर्ग 3 की परीक्षा की। एक्चुअल में आपको ये जो टाइटल दिख रहा है ना इस तरह का थंबनेल पे, ये मैंने 2 कैटेगरी में बांट के रखा है। वर्ग 1 एवं वर्ग 2 की काउंसलिंग हो या वर्ग 3 की परीक्षा हो, ओवरऑल ये सब MPTET में ही आता है। तो MPTET एक साइड है, दूसरी साइड है कोरोना, आरक्षण, उपचुनाव एवं प्रवेश परीक्षा। मतलब ये दोनों टॉपिक एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। MPTET का मुकाबला है कोरोना, आरक्षण, उपचुनाव एवं प्रवेश परीक्षा, क्योंकि इन सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं ये प्रभावित हो रही है MPTET और इसकी वजह से इसमें अड़चन पैदा हो गई है। अब इनसे जुड़ी हुई क्या खबरें आ रही हैं, MPTET की प्रक्रिया पहले होगी या ये जो नीचे आपको दिख रहे हैं आरक्षण है, उपचुनाव, प्रवेश परीक्षा, या इससे यह बाधित होगी, इस पर प्रकाश डालेंगे, इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। तो जुड़े रहिए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना की। कोरोना पूरे विश्व भर में छाया हुआ है, जाने का नाम नहीं ले रहा है, दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। मुझे इसका अंदाजा अपने शहर छतरपुर से ही लग जाता है। ऑफिस इंदौर में है, लेकिन अभी मैं छतरपुर आया था क्योंकि इंदौर में बहुत कोरोना फैल रहा था, सारी एक्टिविटी बंद हो गई थी, तो मैंने सोचा छतरपुर में अभी कोरोना नहीं है। लेकिन अभी पिछले 3 दिन से यहाँ भी केसेस बढ़ने लगे हैं। सैकड़ा तो पूरा ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन एक्टिव केस की संख्या भी अब बढ़ती जा रही है और 2 लोगों की पिछले 2 दिनों में अकस्मात मृत्यु भी हो चुकी है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारत में 11,55,000 केस हो चुके हैं और अब इनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। कोई भी ऐसा शहर अब शायद बाकी नहीं है जिसमें कोरोना का कहर बाकी ना हो। मौतें भी बढ़ रही हैं और इलाज अभी आया नहीं है। आपको पता है वैक्सीन पर ट्रायल जरूर चल रहे हैं अलग अलग देशों में, लेकिन अभी कोई सक्सेसफुली वैक्सीन यहाँ पर नहीं आई है। कोई हर एक चीज़, कोई भी चीज़ हो, जो भी मतलब विश्व में कुछ भी या भारत में या हमारे राज्य में बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं कोरोना की वजह से कि उन पर विश्वास करना थोड़ी सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब चूंकि वक्त की ऐसी दरकार है, जान है तो जहान है वाली कहानी है। कोरोना की वजह से आप देख सकते हैं अमरनाथ यात्रा भी रद्द कर दी गई है इस साल। इसलिए आपको समझना होगा कि चीज़ें, जब ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें भी रद्द की जा सकती हैं, तो आप समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ये देखिए आज का पेपर है दैनिक भास्कर, यहाँ आप देख सकते हैं प्रदेश की खबर बताई गई है, मध्य प्रदेश की। प्रदेश में एक दिन में सबसे ज़्यादा 17 मौतें, 710 नए मरीज भी। अब ये जो 710 नए मरीज हैं ये अलग अलग शहरों में फैले हैं। हालांकि ज़्यादातर केसेस तो भोपाल और इंदौर, जबलपुर से ही आते हैं, लेकिन अब ये अलग अलग शहरों में भी बढ़ गए हैं। लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा प्रदेश, रविवार के अलावा एक और दिन रोक। ये यहाँ पर क्या हो गया है कि ज़्यादातर चांस है सैटरडे और संडे लगातार 2 दिन लॉकडाउन लगाने का, और 2 दिन ही ज़्यादातर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, इन 2 दिनों में ही ज़्यादा कंडक्ट कराए जाते हैं। और एंट्रेंस एग्ज़ाम होने भी थे, लेकिन उन सबको भी निरस्त कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है। अब इसके साथ जो ज़रूरी खबर है आपकी वो है आरक्षण। कोरोना की बात हमने कर ली है, अब बात करेंगे हम आरक्षण पे। OBC आरक्षण पर लगाई रोक वापस लेने से हाई कोर्ट का इनकार। देखो होता क्या है, मैंने आपसे ये OBC का आरक्षण ऐसा नहीं कि पहली बार है, बहुत टाइम से ये मुद्दा बना हुआ है। अब इसमें होता क्या है, OBC कैटेगरी से जितने भी स्टूडेंट बिलोंग करते हैं वो क्या है, उनके आंखों में तारे चमकने लगते हैं। लेकिन ये सारी की सारी पॉलिटिक्स चलती है। पॉलिटिशियन आते हैं, चुनाव का मुद्दा बनाते हैं, 14% से 27% का कहते हैं, जबकि उन्हें भी पता है कि ये लागू करना आसान नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी अपनी जो भी उनकी टर्म एंड कंडीशन है, गाइडलाइन है, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो जारी कर चुके हैं कि 50% से ज़्यादा आपका आरक्षण नहीं हो सकता। इसके बावजूद भी नेता क्या करते हैं, वोट लेने के लिए बता देते हैं कि 14% से 27 कर देंगे हम, मतलब एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए उन्हें लालच दे देते हैं। अब वर्ग विशेष में होता क्या है कि वो आ जाते हैं कि हाँ भाई ऐसा होगा ऐसा होगा, तो वो अपनी उम्मीदें लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन उसका होता क्या है उल्टा। मैंने अपने काफ़ी पुराने वीडियो में बोला भी था कि ये OBC का जो 27% कर दिया गया है,
ये लीगल नहीं है, ये कानून के हिसाब से सही नहीं है, कोर्ट के हिसाब से सही नहीं है, तो इसको वापस लेंगे। तो इसमें होता क्या है, कुछ ओबीसी भाई बहन क्या है कि वो खफा हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। अब यार ये मेरे हाथ की बात थोड़ी कि मैं 27 से 14 कर रहा हूँ या 14 से 27 कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपकी भावनाओं के साथ नेता लोग खेलते हैं, लेकिन ये समझ आप लोगों को भी होनी चाहिए कि ये लालच देते हैं और ऐसा होता कुछ नहीं है। अब आप ही समझिए, जब आपको कोई काम करना नहीं होता है तो उसकी डेट आप आगे बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं? मतलब उसको आगे टरकाने का काम करते हैं कि मुझे अभी नहीं करना, बाद में देख लूँगा, बाद में देख लूँगा, बाद में देख लूँगा। अभी कोर्ट भी वही कर रहा है, बहुत लंबे टाइम से सिर्फ डेट आगे बढ़ाई जा रही है, उस पर कोई फैसला नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ करना ही नहीं है इसमें। 27% वो कर ही नहीं सकते। अभी फिर से चुनाव आ गया है, आपको पता होगा उपचुनाव आ गया, उसकी भी हम बात अभी वीडियो में करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये आगे टरकाने का काम है, लटकाने का काम है, और कुछ इसमें निकल के आने वाला नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि आपकी रिवाइज्ड मेरिट फिर से आएगी जब 27% से 14% हो जाएगा। अभी देखना होगा कि वो आती है कि नहीं आती है, लेकिन प्रक्रिया तो कम से कम आगे बढ़े, भले ही 14% से बढ़े, लेकिन प्रक्रिया को आगे बढ़ना चाहिए। आप लोग देखिए, मैं आपसे 1000 बार कह चुका हूँ कि इस चैनल पर आपको एक्यूरेट, रिलायबल और करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको मेरी बातों का बुरा लग सकता है ओबीसी कैटेगरी के भाई बहनों को, लेकिन भाई जो बात सत्य है मैं आपको वही तो बताऊंगा। ऐसे घुमा फिरा कर या मीठी बात में आपको क्यों बताऊं जो झूठ है? और चैनल वाले कुछ करते भी हैं ऐसा काम, लेकिन वो इस तरीके से हम काम नहीं कर सकते अपने चैनल पर, क्योंकि ये पूरा परिवार है हमारा, पूरा एक। इस पे झूठ नहीं बोल सकते, आपको गुमराह नहीं कर सकते, या आपको झूठी बातें बताकर मीठी मीठी बातें चिकनी चुपड़ी बातों में हम नहीं ले सकते। जो है आपको मैंने पहले बता दिया है और पहले वीडियो से मैं बताता भी आता हूँ, और यही चैनल का जो टैगलाइन है कि आपको रिलायबल, करेक्ट, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ कि कोर्ट या तो इसकी डेट आगे बढ़ाता जाएगा, तो इससे क्या है, भर्ती अटकी रहेगी, भर्ती प्रक्रिया अटकी रहेगी, उससे नुकसान आपका है। मैं यही कह रहा हूँ कि भले ही 14% से हो, कम से कम भर्ती प्रक्रिया तो आगे बढ़े, फिर दूसरी काउंसलिंग हो तो उसमें और ज़्यादा जो भी हमारे आवेदक भाई बहन हैं उनको और ज़्यादा चांस मिले। अब इसका क्या मतलब है कि 27% पे अटका दिया है, अब भर्ती नहीं हो रही है तो किसी का सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। तो ये कहीं से भी कहीं तक सही नहीं है। ये देखिए, मध्य प्रदेश में 14% से ज़्यादा ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को सशर्त मंजूरी। ठीक है, यहाँ पर भी दिया गया है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास एक पिटीशन की कॉपी भी आ जाई है, उसको भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि उस पिटीशन की कॉपी में क्या कहा गया है और डेट क्या दी गई है। ये पिटीशन की कॉपी आई है मेरे पास है, देख सकते हैं। द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, एमपी के हाई कोर्ट है, ये जबलपुर में इसकी सुनवाई 20/7/2020 को हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। ठीक है, ये सारा इसमें डिटेल दिया है, तो आप पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। और इसमें हुआ क्या है, इसका जो कंक्लूजन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कंक्लूजन इसमें वही निकल के आया है कि इसकी अगली सुनवाई 18 अगस्त 2020 को होगी। ठीक है, 18 अगस्त 2020 को होगी, और बाकी डिटेल इसमें दिया है तो आप पढ़ सकते हैं। हुआ यही है कि यहाँ पर 27% जो होना था उसको 14% के हिसाब से सशर्त मंजूरी दी गई है, और प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन 27% के हिसाब से नहीं, 14% के हिसाब से। और अगली सुनवाई जो है आरक्षण को लेकर वो होगी अगस्त के महीने में 18 तारीख को। ये उसी न्यूज़पेपर की खबर है, देखिए पढ़ के सुनाता हूँ। शिक्षक भर्ती की अंतिम सूची जारी करने पर रोक। उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस संजय यादव की अध्यक्षता वाली युगल पीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया है। भर्ती प्रक्रिया में अपनाए आरक्षण को कटघरे में रखते हुए दायर याचिका पर युगल पीठ ने सरकार को कहा है कि वह प्रक्रिया तो जारी रखें, लेकिन कोर्ट की अनुमति के बिना ना तो अंतिम चयन सूची और ना नियुक्ति आदेश जारी करें, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो सारा कुछ दिया गया है, मेरिट लिस्ट दी गई है, नोटिफिकेशन दी गया है, और जो वैकेंसी है इनका जो अलॉटमेंट किया गया है वो 27% के हिसाब से किया गया है। तो इस पर गाय की प्रक्रिया आपको जारी रखनी है तो रखिए, लेकिन हमारी मर्जी के बिना आप ना तो चयन सूची जारी कर सकते हैं, ना नियुक्ति दे सकते हैं, और हमारा फैसला जो आएगा उसके बाद ही आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि भाई आपस में मत लड़िए आप लोग प्लीज़। ठीक है, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल कैटेगरी, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ये आपस में आरक्षण के मुद्दे पर मत लड़िए। इसका कोई जो भी सॉल्यूशन है वो कोर्ट ही करेगा। आप लोग बस इस पर ध्यान दें कि भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित नहीं होना चाहिए, और खासकर अपनी वजह से। ठीक है, चलो कोरोना हो गया, ये एक नेचुरल आपदा आ गई है, एक प्राकृतिक आपदा आ गई है, भले ही वो चाइना के द्वारा बनाई गई कुछ भी है, फिलहाल हम उसको प्राकृतिक आपदा में ही गिनेंगे। लेकिन अगर ये आरक्षण के मुद्दे पर आपस में लड़ोगे तो ये तो कहीं ना कहीं हम आपस में ही लड़ रहे हैं ना। इस पर फिर कोर्ट इंटरफेयर करता है, फिर चीज़ें अटक जाती हैं, फिर लेट होता है। ऑलरेडी 2 से 2.5 साल हो गया इस भर्ती प्रक्रिया को, अब अगर पार लग जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब इसमें बीच बीच में अड़चनें आ रही हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। कोरोना हो गया, कोरोना के बाद आपका आरक्षण हो गया, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि उपचुनाव के बारे में आज एक खबर आई है, मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में।
कि उस खबर का क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, खासकर मध्य प्रदेश में रहने वाले जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें कोरोना के अलावा और अभी किस चीज़ से डिले देखने को मिल सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए डेट प्लान तैयार। आपको पता होगा कि उपचुनाव होना है और उपचुनाव होना है मध्य प्रदेश की जो 24 रिक्त विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। वो एक्चुअल में हुआ क्या है कि कुछ लोग क्या है अकस्मात मृत्यु हो जाती है उनकी जब वो विधायक रहते हैं, और इसके अलावा कुछ लोग बीजेपी में चले जाते हैं, कांग्रेस, मतलब जो भी वर्तमान पार्टी से वो विधायक होते हैं उस पार्टी को छोड़कर वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो वो सीट भी खाली हो जाती है। तो इन सब को देखते हुए यहाँ पर उपचुनाव होना है। मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण। अब होना कहाँ है ये देखिए, अलग अलग शहर दिए गए हैं, सुमावली, मुरैना, दिमनी, अम्बाह, मेहगांव, गोहद, ग्वालियर पूर्व, डबरा, ये जो विधानसभा सीटें हैं ये दिखाई गई हैं यहाँ पर। कोरोना वायरस के खतरे के बीच मतदान का प्रबंध क्या होगा, पढ़िए। अब देखो, मैं जैसा देख रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या कहीं की भी पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिशियन के लिए तो सारी चीज़ें खोल दी जाती हैं। मतलब शपथ ग्रहण समारोह हो या उन्हें अपना बहुमत सिद्ध करना हो, इस पर मतलब कोर्ट अपनी जो भी प्रतिक्रिया देते हैं वो बाद में देते हैं, लेकिन ये सब लोग पहले अपना काम कर चुके होते हैं। लेकिन ये एग्ज़ाम करवाना हो गया, काउंसलिंग करवाना हो गया, वेरिफिकेशन करवाना हो गया, इसमें बड़ी मुश्किलें पैदा करते हैं ये लोग। ये बहुत गलत बात है, बल्कि ये तो मैं कहूँगा ये दोगलापन है, ये दोहरी प्रवृत्ति अपनाई जाती है, राज्य सरकार के द्वारा हो या कोर्ट के द्वारा हो। अगर कराना है तो सभी कराइए, नहीं कराना है तो कुछ भी मत कराइए। समस्या ये है कि अभी कोरोना की वजह से मैं चुप बैठा हूँ, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते, और कुछ करेंगे तो खतरा अपने को ही होगा। अदरवाइज़ मैं अभी तक कोई ना कोई नजराना दे चुका होता, गवर्नमेंट को भी दे चुका होता, मध्य प्रदेश में कोई बड़ा आंदोलन कर चुका होता, या कोर्ट में भी कुछ ना कुछ ऐसा पहुंच जाता हमारी तरफ से कि ये जो आपकी प्रक्रिया है वह होने लगती और आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो जाता। लेकिन अब समस्या ये है कि कोरोना से दूसरों को खतरा तो है ही है, इसके साथ साथ हमें भी बराबर खतरा है, संक्रमण फैल जाता है और अब बहुत ज़्यादा फैलने भी लगा है। इसलिए अभी थोड़ी बहुत कुछ भी नहीं कर सकते, अभी घर से निकल ही नहीं सकते हैं, अदरवाइज़ हम कुछ बड़ा प्लान करते। लेकिन अगर अब 1-2 महीने के अंदर आपकी भर्ती, मैंने पहले भी बोला है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त से आपकी प्रक्रिया चालू होगी, सितंबर में आपको स्कूल दे दिए जाएंगे वर्ग 1 और वर्ग 2 वालों को, लेकिन वर्ग 3 की परीक्षा भी आगे बढ़ेगी। अब उसमें क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, उसके बीच में आ रही है प्रवेश परीक्षा, एंट्रेंस एग्जाम आ रहे हैं, तो इसकी वजह से भी वो आगे बढ़ेगी। कोरोना भी एक रीज़न है, क्योंकि बढ़ रहे हैं केस, तो उसकी वजह से भी आगे बढ़ेगी। अब ये उपचुनाव का मैं अभी सामने आपको बता रहा हूँ, उपचुनाव कराने की जो तारीख आई है वो देखिए आप लोग, 10 सितंबर के पहले कराना है मतदान। ये जो विधानसभा सीटों के उपचुनाव होना है ये सितंबर के महीने में ही कराए जाने हैं। अब कैसे कराए जाते हैं और किस डेट पे कराए जाते हैं ये सब डिसाइड करना इलेक्शन कमीशन का काम है, वो बताएंगे। लेकिन इलेक्शन भी अगर सितंबर में होते हैं तो एग्ज़ाम, वर्ग 3 के एग्ज़ाम मैंने बता दिया हर तरह से प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो प्रवेश परीक्षा हो और चाहे वो आपका ये इलेक्शन हो। इसलिए सितंबर में एग्ज़ाम मेरी तरफ से 90% तो किसी हाल में होने वाले नहीं हैं। बाकी आप लोग कन्फ्यूज इसलिए हो जाते हो कि दूसरे चैनल वाले आते हैं, अब वो देखते हैं कैलेंडर, उसमें दिख रहा है 19 सितंबर से वर्ग 3 के एग्ज़ाम। अब उन्हें ये पता नहीं कि सितंबर के पहले वीक तक वो डेट आपकी फिर से वहीं लिख के आ जाएगा, विल बी डिक्लेयर्ड सून। अब उनका काम क्या है कि वो खुद अपना दिमाग लगाएं, एनालिसिस करें, अधिकारियों को फ़ोन करें तो वो कुछ आगे की बता सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी ऐसे में क्या है, वो तो जो दिख रहा है वही बताएंगे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ वर्ग 3 के एग्ज़ाम आगे बढ़ जाएंगे, बस वर्ग 1 और वर्ग 2 की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी कराना मेरा काम है, तो मैं कराऊंगा, कोशिश करूंगा। अभी कुछ और टाइम देखता हूं, अगर कोरोना कंट्रोल में आता है तो हम अब वक्त ज़ाया नहीं करेंगे और 1 महीने का टाइम जो है उसमें देखते हैं, प्रक्रिया अगर प्रारंभ होती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, जो भी हम करेंगे चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे। तो आप सब लोगों का भी सहयोग और सपोर्ट चाहिए, उसी की वजह से ही ये आगे चीज़ें बढ़ पाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं उस पर बात कर लेते हैं। अब आपको वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे जो बहुत शुरुआत से जुड़े हुए हैं, चैनल को फॉलो करते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन वो अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते, ना तो कमेंट करके बताते हैं कि वीडियो कैसा लगा, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं। कुछ ऐसे भी फ्रेंड हैं जो हर वीडियो देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ना बेल आइकन प्रेस किया है, फिर मुझे कॉल करके और व्हाट्सअप करके पूछते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको मोबाइल नंबर दे के रखा है इसलिए क्योंकि आप लोग मुझसे बात कर सकें, मुझसे चैट कर सकें, लेकिन आपका इतना फ़र्ज बनता है कि अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इतना एनालिसिस करता हूँ, तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, और इसके साथ साथ मैं आपको और भी
जितनी भी फैसिलिटी दे रहा हूँ नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, आप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। और यहाँ तक कि मैंने बॉयज़ के अलग ग्रुप बना रखे हैं, गर्ल्स के अलग ग्रुप बना रखे हैं, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के अलग बना रखे हैं। आपको वर्ग 1 वर्ग 2 काउंसलिंग प्रक्रिया से संबंधित जो भी जानकारी है वो देने के लिए मैंने अलग ग्रुप बना रखे हैं। MP में जो अलग एग्ज़ाम होते हैं, MP पुलिस हो गया, CPCT हो गया, या जितने भी और एग्ज़ाम होते हैं, चाहे MP SI हो गया, ASI LDC हो गया, सबके मैंने अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल दिया है, उसमें भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ उन स्टूडेंट के लिए जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमसे पहली बार जुड़े हैं, उनके लिए एक ज़रूरी सूचना मैं आपको दे दूँ। ये सारे ग्रुप बनाए गए हैं जिसमें आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ आपको मिलेगा। तो 9981167757 पर ऑडियो से आपका नाम बताना, किस एग्ज़ाम के लिए आपको जुड़ना है वो बता देना, अगर आप फीमेल हैं, और अगर आप मेल हैं तो नीचे लिंक दी गई है, उससे भी आप लोग डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। महिला पर्यवेक्षक के भी एग्ज़ाम होंगे, लेकिन ये सारे एग्ज़ाम अब कोरोना के बाद होंगे। टाइम आपको मिल गया है तैयारी करने का, तो आप कर सकते हैं। MPPSC हो गया, SSC, रेलवे, ग्रुप D, मतलब जो भी एग्ज़ाम आपके होते हैं सभी का स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है। घर पे भी नोट्स मंगा सकते हैं, हैंड टू हैंड ले सकते हैं। टाइम टेबल भी मैं आपको दे देता हूँ, सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा। ये टाइम टेबल देख सकते हैं आप ग्रेड 3 का, और जो भी एग्ज़ाम का सिलेबस होता है उसी के हिसाब से नोट्स बनाए जाते हैं। और PV के एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से ही आपको तीनों लेयर के हिसाब से नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इसकी जानकारी भी ले सकते हैं। फिलहाल छतरपुर में ऑफिस खुल चुका है अपना, छतरपुर यूनिवर्सिटी, महाराजा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने हमारा ऑफिस है, तो वहाँ भी आप आकर मिल सकते हैं, या 9981167757 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इंदौर में भी ऑफिस है, तो वहाँ से भी हैंड टू हैंड नोट्स ले सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है 125 प्लस स्कोर करने का, वर्ग 3 के लिए मैं बोल रहा हूँ खास तौर पर। तो ये टाइम ज़ायर ना करें, यही टाइम है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, आपको मेरिट में नाम दिलाएगा। इस टाइम का आप यूटिलाइजेशन करते चलें, मुझे सिर्फ फॉलो करते चलें, टाइम टेबल फॉलो करते चलें। स्टडी मटेरियल जो मैं आपको दे रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ, टेस्ट सीरीज़ दे रहा हूँ, उसको आप लोग पढ़ते चलें, तो गारंटेड आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। जितने लोग को लगता है कि उनकी तैयारी अच्छी हो चुकी है, वो ऑनलाइन टेस्ट से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट में एकदम उसी टाइप के क्वेश्चन है जैसे एग्जाम में आपको देखने मिले हैं वर्ग 1 और वर्ग 2 में, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी फ्रेंड्स। ये हमारा ऑफिस है छतरपुर का, ये हमारा चैनल है, इसको प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए जितने लोग पहले से जुड़े हुए हैं, परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, उन सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। और जितने भी लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब किए हैं या करने वाले हैं, उन सब लोगों को भी तहे दिल से शुक्रिया फ्रेंड्स। बस यही गुजारिश करूंगा, अपना ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, और पढ़ाई निरंतर करते रहें, पॉजिटिव रहें, मोटिवेटेड रहें। मोटिवेशन के लिए भी हमारा दूसरा चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, उससे आप जुड़ सकते हैं, तो पॉजिटिविटी भी रहेगी, मोटिवेशन भी आपको आएगा। चैनल से जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।